गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ग्रीक जोग्राफर्स के कंट्रीब्यूशन के पार्ट 2 की। भूगोल में जो यूनानी भूगोलवेत्ताओं का योगदान है उसमें हमने पिछले लेक्चर में बात की थी होमर की, थेल्स की, अनेक्सिमेंडर की, और आज हम बात करना की जो शुरुआत कर रहे हैं बात की वो कर रहे हैं हेकाटियस के योगदान से। हेकाटियस बहुत महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता माने जाते हैं। जब हम भौगोलिक चिंतन को और भूगोल को एक पृथक शाखा के रूप में या कहना चाहिए कि पृथक विज्ञान के रूप में स्थापित करने की बात करते हैं तो हेकाटियस के अध्ययन के बिना वो अधूरी है। हेकाटियस को ही फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है क्योंकि हेकाटियस ने सबसे पहले सुव्यवस्थित तरीके से पृथ्वी का वर्णन प्रस्तुत किया। और जो हम भूगोल की एक आम परिभाषा बताते हैं, जियो प्लस ग्राफी, पृथ्वी का वर्णन भूगोल है, ये परिभाषा हेकाटियस के जो प्रस्तुत विवरण है, जो लिपिबद्ध विवरण है, उन पर सटीक उतरती है। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है। सबसे पहले इन्होंने सिस्टमैटिक रूप से सारे अर्थ का मतलब है जितने भी ज्ञात अज्ञात प्रदेश उस समय थे, जितने ज्ञात प्रदेश थे और अज्ञात प्रदेशों की संभावनाएं थी, उनका जो भी अध्ययन इन्होंने किया उसका विवरण सुव्यवस्थित रूप से सबसे पहले लिपिबद्ध करने का श्रेय हेकाटियस को जाता है। इन्होंने जो अपनी रचनाएं लिखी वो सारी, एक और चीज़ ये है कि इन्होंने ऑथेंटिक नॉलेज के आधार पर लिखी, प्राइमरी डेटा के आधार पर लिखी, प्राइमरी इंफॉर्मेशन के आधार पर लिखी, क्योंकि ये भी फील्ड जोग्राफर्स थे। इन्होंने खुद ट्रैवल किया है, खुद यात्राएं की हैं और अपने यात्रा वृत्तांतों के आधार पर पृथ्वी का सुव्यवस्थित विवरण प्रस्तुत करने की चेष्टा की है। इसीलिए इनका योगदान ग्रीक जोग्राफर के तौर पर भूगोल में महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा इन्होंने पृथ्वी का जब वर्णन किया तो इन्होंने ओवरऑल पृथ्वी की बात भी की। इन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है, लेकिन हाँ, इन्होंने पृथ्वी को गुंबदाकार कहना चाहिए कि उभरा हुआ नहीं माना। इन्होंने पृथ्वी का स्वरूप चपटा बताया। जितना ज्ञान, जितनी जानकारी इन्होंने अपने ट्रैवल्स से और अपने पूर्ववर्ती विद्वानों से प्राप्त की थी, उस आधार पर इन्होंने यही ऑब्जर्वेशन सामने रखा। और साथ में इन्होंने ये बताया कि ग्रीस जो है वो पृथ्वी के केंद्र में है, जैसा कि उस समय यूनान के लगभग सभी जोग्राफर्स का मानना था, या ये कहना चाहिए कि जो शासक थे, जो विज्ञानी थे, सभी का यही मानना था। इन्होंने अपने विवरणों में नील नदी और वहाँ पे उपस्थित एल्प्स पर्वत इत्यादि का जिक्र भी किया है, जिससे जाहिर होता है कि जब इन्होंने ये वर्णन प्रस्तुत किए हैं पृथ्वी के, तो न सिर्फ वहाँ रहने वाले मानव समुदायों, न सिर्फ वहाँ कार्यरत राजतंत्रों, बल्कि फिजिकल फीचर्स का डिस्क्रिप्शन भी प्रस्तुत किया है। इनका ध्यान भूगोल के हर एस्पेक्ट पर था। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी इज हेकाटियस, जिन्होंने सिस्टमेटिक रूप से जियो प्लस ग्राफी को कार्यान्वित किया, एग्जीक्यूट किया। इसके बाद हम आते हैं हेरोडोटस भी महत्वपूर्ण यूनानी भूगोलवेत्ता है, क्योंकि इनसे पहले जब एक सुव्यवस्थित ज्ञान पृथ्वी का आ गया तो उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़कर इन्होंने बात की है। लेकिन हेरोडोटस, जैसे कि हेकाटियस को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है, हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, लेकिन फिर भी भूगोलवेत्ता के तौर पे हम उनका अध्ययन करते हैं, क्योंकि हेरोडोटस का एक जो मत था, जिसको सारे हिस्टोरियन भी मानते हैं, जिसको हम भूगोल के विद्यार्थी भी मानते हैं, वो ये कि ऑल हिस्ट्री मस्ट बी ट्रीटेड ज्योग्राफिकली एंड ऑल ज्योग्राफी मस्ट बी ट्रीटेड हिस्टोरिकली। उनका मानना ये था कि न तो भूगोल का अध्ययन हिस्ट्री के बिना किया जा सकता है, न हिस्ट्री का अध्ययन ज्योग्राफिकली या ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण के बिना किया जा सकता है। और इसी कारण इनको हम भूगोलवेत्ता के तौर पर भी महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि इन्होंने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ क्षेत्रों का वर्णन किया, भौगोलिक संदर्भों का वर्णन प्रस्तुत किया। इनका एक बहुत बड़ा योगदान ये माना जाता है कि इन्होंने ट्राइब्स का बहुत अध्ययन किया। जितने क्षेत्रों को इन्होंने देखा, समझा, जाना, चाहे अपने ऑब्जर्वेशन से जाना हो या इन्होंने अपने जो भी अवेलेबल लिटरेचर थे उनसे जाना हो, इन्होंने जनजातियों का, विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले मानव समुदायों, उन जनजातियों, उनके लाइफस्टाइल्स का बहुत विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है और बहुत एनालिटिकल विवरण प्रस्तुत किया है। इसीलिए इनको पढ़ना हिस्टोरियंस के लिए भी ज़रूरी है, भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते हमारे लिए भी जरूरी है। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इनको एथनोग्राफर कहा है, जो कि जनजातियों का विविधता से या कहना चाहिए कि गहनता से अध्ययन करके उस अध्ययन को प्रस्तुत करते हैं। हेरोडोटस भी फील्ड ज्योग्राफर थे। इन्होंने टर्की, डेन्यूब, रशियन स्टेपीज तक की यात्रा की है। एशिया माइनर, लीबिया, इन सब की जानकारी इनको थी। हम कह सकते हैं कि उस समय जो भी ज्ञात विश्व था उसकी जानकारी इन्हें थी।
और उसके विवरण इनके जो रचनाएं हैं उनमें मिलते हैं। इन्होंने अपने विवरण प्रस्तुत करते समय पृथ्वी को क्लियर दो भागों में बांटा। उत्तरी भाग को यूरोप कहा, दक्षिणी भाग को एशिया और अफ्रीका का मिला जुला जो भाग था उसको मिलाकर इन्होंने लीबिया कहा। और एक चीज इन्होंने और जो इनकी रचनाओं में मिलती है वो ये कि इन्होंने यूरोप और लीबिया को लगभग बराबर आकार का बताया। लेकिन वो सही था या गलत था उस पर हम बाद में बात करेंगे, या ये कहना चाहिए कि बाद की तकनीक ने, बाद के विज्ञान ने, बाद की और रिसर्चर्स ने, अनुसंधानों ने यूरोप, एशिया, अफ्रीका इन सबके आकारों में अंतर को जाहिर किया होगा या किया है रदर। लेकिन उस समय में ये जब इन्होंने इनके आकार की बात की, इनकी अवस्थिति की बात की, तो ये ज्योग्राफी की दृष्टि से महत्वपूर्ण अध्ययन माना जा सकता है। फिजिकल ज्योग्राफर के तौर पर अगर हम देखें तो इन्होंने नील नदी का मार्ग बताने का प्रयास किया। सही गलत पर हम अभी नहीं जाते, लेकिन इन्होंने ये बताया कि पश्चिम से पूर्व नील नदी बहती है, भूमध्य सागर में नील नदी गिरती है। तो जब और नील नदी का जो डेल्टा है वो नील नदी द्वारा लाई गई मिट्टी मलबे से बना है, और ये जब मिट्टी और मलबा लेकर नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है तब इस डेल्टा की रचना होती है। तो इसका मतलब है इनका ध्यान उन प्रक्रियाओं की तरफ भी था जहां स्थल रूप निर्माण होते हैं, जिनके द्वारा स्थल रूप निर्माण होते हैं। साफ साफ इन्होंने इरोजन या वेदरिंग इन सब का जिक्र नहीं किया, साफ साफ इन्होंने अपर्दन की बात नहीं की, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि नदियां अपने मार्ग में जब जाती हैं तो वो इस प्रकार के रूपों का निर्माण करती हैं, जैसे कि इन्होंने डेल्टा का जिक्र किया। तो ये इनका योगदान फिजिकल ज्योग्राफी में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अपर्दन चक्र की बात तो डेविस और पैंक ने बहुत बाद में की थी, लेकिन यहां भी ये जिक्र मिलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेटोलॉजी की दृष्टि से देखें, अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी में ही अगर हम जलवायु विज्ञान की दृष्टि से देखें तो इन्होंने जलवायु या मौसम का अध्ययन करने की कोशिश की। इन्होंने ये कहा कि सर्दी आते समय, जब विंटर्स आती हैं, जब शीतकाल आता है, तो उस समय में सूर्य को हवाओं के द्वारा, और वो हवाएं कौन सी होती हैं, वो हवाएं होती हैं जो कि दक्षिण से आती हैं, क्योंकि दक्षिण की हवाएं प्रचंड है, ये बात पहले भी हुई है। इन हवाओं द्वारा सूर्य को उसके रेगुलर मार्ग से धकेल दिया जाता है। मतलब सूर्य का जो एक रेगुलर पाथ है, जो एक नियमित रास्ता है जिससे सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है, उस मार्ग से विचलित कर देती हैं हवाएं सूर्य को, और उस विचलन के कारण विंटर्स आती हैं। यहाँ इन्होंने, ये सच है कि उस समय इस बात की जानकारी नहीं थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और सूर्य की किरणें कर्क रेखा मकर रेखा के मध्य मूव करती हैं साल भर में, और जिस वजह से मौसम बनते हैं जो हम आज पढ़ते हैं। लेकिन इन्होंने ये जिक्र तो किया कि सूर्य और पृथ्वी के संबंधों में तो अंतर आता है, सूर्य और पृथ्वी की पोजीशंस में अंतर आता है, जिस वजह से विंटर्स आती हैं, मतलब मौसम के परिवर्तन होते हैं। तो इन दोनों की पोजीशंस में, इनकी रिलेटिव पोजीशंस में अंतर के कारण होते हैं। भले ये उसके कारण तक ना जा पाए हों, पर क्लाइमेटोलॉजी में इनके इस योगदान को इंपॉर्टेंट माना जा सकता है, रादर माना जाता है। फिर इन्होंने एक बात और कही, इन्होंने कार्टोग्राफी के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विश्व के मानचित्र पर देशांतर की रचना करने का प्रयास किया, नॉर्थ साउथ जो लाइन खींचने का प्रयास किया, वो प्रयास सबसे पहले हेरोडोटस ने किया। इसलिए इनका योगदान वर्ल्ड मैपिंग की दृष्टि से, कार्टोग्राफी की दृष्टि से एंड ओवरऑल ज्योग्राफी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर माना। इनसे पहले कैस्पियन सागर को सदैव उत्तरी जो महासागर है उसकी एक शाखा माना जाता था। तो इसका मतलब है कि फिजियोग्राफी पे जो लैंडफॉर्म्स के फॉर्मेशन है, जो लैंडफॉर्म्स का स्वरूप है, क्लाइमेट है, इन सब पर इनका ध्यान था, और इन सब की बात करने के साथ साथ इन्होंने ज्ञात विश्व को भी प्रस्तुत किया है और वर्ल्ड मैप बनाने की कोशिश भी की है। वर्ल्ड मैप बनाने की कोशिशें तो पहले भी हुई हैं, वर्ल्ड मैप पे जब देशांतर खींचने का प्रयास किया है तो वो वर्ल्ड मैप को और ज़्यादा शुद्धता की ओर ले जाने का प्रयास है। टेम्परेचर और हवाओं की मूवमेंट, तापमान और हवाओं की जो गति है, इनके बीच में संबंध स्थापित करने का प्रयास भी इन्होंने किया है। इन्होंने इस बात को ऑब्जर्व किया है कि जब जब टेम्परेचर में अंतर आता है, हवाओं की गति में और दिशा में अंतर आता है, और ये तो बहुत बड़ा योगदान है। इस पर सारी हमारी क्लाइमेटोलॉजी टिकी हुई है कि जब हम टेम्परेचर और विंड्स की मूवमेंट की बात करते हैं
उसके बिना तो हम क्लाइमेटोलॉजी, उस कंसेप्ट के बिना तो हम क्लाइमेटोलॉजी का अध्ययन सोच भी नहीं सकते। इसलिए हेरोडोटस के इस योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। अच्छा, तीनों महाद्वीपों, इन्होंने सबसे पहले तीनों महाद्वीपों को पहले तो क्लियर किया। इन्होंने लीबिया में जो एशिया और अफ्रीका मिक्स थे उसको सेपरेट किया। ये भी इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है कि जब इन्होंने रीजनल ज्योग्राफी का अध्ययन शुरू किया, जब इन्होंने वर्ल्ड मैप की रचना की, जब इन्होंने रीजनल ज्योग्राफी के डिस्क्रिप्शंस दिए, जब इन्होंने ट्राइब्स के डिस्क्रिप्शंस दिए, तब इन्होंने 3 महाद्वीपों को सेपरेट किया। उस समय ज्ञात महाद्वीप यही थे। इन्होंने एशिया, अफ्रीका और यूरोप, इन तीनों का उस समय के ज्ञात ज्ञान के अनुसार अपने ट्रैवलिंग्स के आधार पर, अपनी यात्राओं के आधार पर डिमार्केशन किया, उनका विस्तार बताया और वहाँ की जनजातियों का वर्णन किया, जो इनका एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। अच्छा, इसके अतिरिक्त इन्होंने एक चीज़ और की कि इन्होंने जो उस समय कुछ शाही मार्ग बनाए गए थे राजतंत्रों द्वारा, उनका जिक्र भी किया। तो हम ये समझ सकते हैं कि भौगोलिक परिदृश्य पर सांस्कृतिक परिदृश्य किस प्रकार से निर्मित होता है और किस प्रकार से उसका विवरण किया, किस प्रकार से उससे डेवलपमेंट की तरफ बढ़ा जा सकता है, इस ओर भी हेरोडोटस का ध्यान जाता दिखता है। तो इसलिए हेरोडोटस को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है जब हम भौगोलिक चिंतन या आगे आने वाले भौगोलिक विकास की बात करते हैं, भूगोल के विकास की बात करते हैं। इसके बाद अलेक्जेंडर या सिकंदर का नाम आप सबने सुना होगा। विश्व विजेता बनने का ख्वाब था उसका। ये सच है कि अलेक्जेंडर अपने आप में पॉलिटिशियन था, राजा था। हम भूगोलवेत्ता के तौर पर उसका बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन नहीं करना कह सकते, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि अलेक्जेंडर जब अपनी सेनाओं को लेकर ज्ञात विश्व को जीतने निकला, तो जहाँ जहाँ से उसकी सेनाएं गुजरी, उसकी सेनाएं मरुस्थलों से गुजरी, उसकी सेनाएं जो बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ थी, पर्वत चोटियाँ, उनसे गुजरी, उसकी सेनाएं बिल्कुल निर्जन नमक के क्षेत्रों से गुजरी, उसकी सेनाएं उपजाऊ मैदानों से गुजरी, उसकी सेनाओं ने समुद्र तट छुए, उसकी सेनाओं ने नदी घाटियां छुई। जहाँ जहाँ वो विश्व विजय के लिए गया, वहाँ वहाँ के हर ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट का, चाहे वहाँ की फिजियोलॉजी हो, चाहे वहाँ फिजियोग्राफी हो, चाहे वहाँ का क्लाइमेट हो, चाहे वहाँ की जो जीवन प्रवृत्तियां हो, चाहे वहाँ की आर्थिक गतिविधियां हो, चाहे वहाँ का कुल मिलाकर जो मानव समुदाय का जो जीवन शैली है, जो उनका रहन सहन है, उसका अध्ययन सिकंदर और उसकी सेनाओं के लिए ज़रूरी हो गया, क्योंकि उन्हें शासन करना था। और हालांकि उसका दृष्टिकोण ज्योग्राफिकल नहीं था, लेकिन वो विवरण जब हम सिकंदर को पढ़ते हैं तो वो विवरण हमें भूगोल में बहुत कुछ दे जाते हैं। इसलिए अलेक्जेंडर को भी हम भौगोलिक चिंतन का अध्ययन करते समय दरकिनार नहीं कर सकते। आगे की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।